हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्ज़ाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्ज़ाम के समय मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेयर और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन द फर्स्ट ईयर डिस्क्राइब्ड एनी 3 केसेस फॉर द फॉल ऑफ द जैकोबिन्स गवर्नमेंट इन द फ्रांस। दैट इज इम्पोर्टेंट. The answer here, they are causing to all of the Jacobin government. Where is the first point here? Mainly person who were seen as enemies of the republics. Those who did not be agree with the strict of measuring taken by the Robespierre were executed. And second point here, a maximum selling was fixed on the wages and price. The rotations of the extremely food item was introduced, causing of hardship to be a people. And third here, church where is a shot down to convert it into the breakers of the office and causing to estimate in the clergy. There is important for here is a 3 point. The first here, enemy of the republics and those did not be agree with the strictly measuring of taken Robespierre. And second here is the most important. There is a maximum selling was fixed on the wage and prices. And third here point here, the churches were shut down and convert into the breakers or offices. There is a 3 point is the most important here. यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है कि फ्रांस में जैकोबिन सरकार जो थी उसका पतन किस कारणों से हुआ, आखिर लोगों ने उसको रिजेक्ट क्यों किया, लोगों ने उसको सत्ता से क्यों हटा दिया। तो ये बहुत दिलचस्प बात रहेगी यहाँ पर कि फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के आपने सिर्फ 3 कारण ही देने हैं, और ये एग्जाम व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आप अच्छे से इसके जो है तैयारी कर लेना। ठीक है, इसमें अगर हम आंसर के रूप में देखें तो कहते हैं जैकोबिन सरकार ने सभी कारण थे, यानी कुछ ही कारण थे जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कई लोग जिन्हें गणतंत्र के दुश्मन के रूप में देखा जाता था, यानी बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को गणतंत्र नहीं करना चाहते थे, वो दुश्मन थे गणतंत्र के, यानी रिपब्लिक्स के वो सबसे बड़े एनिमी थे वो, यानी जो रोबेस्पियर द्वारा उठाए गए सख्त उपायों से सहमत नहीं थे, उन्हें मार डाला गया। आप समझ सकते हो कि ये सरकार की जो है पतन का सबसे पहला कारण था कि जो रोबेस्पियर थे उन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए, लोगों की भलाई के लिए उठाए, और उन्होंने गणतंत्र बनाया। लेकिन कुछ लोग जो थे इसके दुश्मन थे और इनके सख्त उपाय और सख्त रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे थे और उन्हें मार भी डाला गया। तो पहला पतन के कारण तो सबसे पहले यही हो गया कि जो इनके दुश्मन थे उन्होंने बहुत से लोगों को जो थे मार दिए। क्यों? क्योंकि उनकी सख्त जो उपाय और सख्त जो कदम उठाया था लोगों की भलाई के लिए, उससे वो समर्थ नहीं थे। अगर जनरली बात देखा जाए तो आपको पता है कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता है लेकिन लोगों को वो बात पसंद नहीं आती है। आप इंडियन गवर्नमेंट में भी देख सकते हो, कोई गवर्नमेंट अच्छा करना चाहता है लेकिन जो है दूसरे ऑपोजिट पार्टी चाहते नहीं कि ऐसा हो, तो वो तरह तरह के जो है हरकंडे अपनाते हैं। ऐसा ही हुआ था जब फ्रांस में जैकोबिन सरकार का पतन हुआ था, यानी जैकोबिन सरकार ने जो था अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो है लोग उसको जो है कुछ लोग जो थे वो नहीं मान रहे थे कि सही है, और इसकी वजह से न जाने कितने लोगों को जो है उन्होंने मार डाला, जिसकी वजह से जो है जैकोबिन सरकार को जो है रिजाइन देना पड़ गया। तो समझ गए होंगे पहले पॉइंट का अर्थ। दूसरा पॉइंट ये दर्शाता है कि मजदूरों और कीमतों पर अधिक सीमा तय की गई थी। अब देखिए, किसी भी सरकार अगर अच्छे से अच्छा कदम उठाएगी तो खुद तो अब पैसा नहीं कमा सकती ना, उसको जो है अधिक से अधिक जो है सीमा तय करनी पड़ती है, अधिक से अधिक टैक्स बढ़ाना पड़ता है,
जनरल सी बात है, भारत में भी आप देखोगे सरकार इतने सारे जो है प्रोग्राम कर रही है, जिसकी वजह से जो है आए दिन जो है हर चीज़ पे जो है रेट बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही हुआ था फ्रांस में भी कि मजदूरी और कीमतों में अधिकतम सीमा तय की गई थी, यानी मैक्सिमम मजदूरी और कीमतों पर जो है अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी, बेस लगा दी गई थी। और आवश्यक खाद्य पदार्थ की जो रशनिंग शुरू की गई थी, जिससे लोगों को परेशानी होना स्टार्ट हो गया था। जैसे भारत में भी आप देखोगे अभी के समय में ये भी लोग बहुत ही परेशान है महंगाई से। ऐसा ही हुआ था जैकविन सरकार के अंतर्गत, जहां पर सरकार ने लोगों की भलाई करने के लिए जो है वेज की रेट जो थी, टैक्स जो थी बढ़ा दी थी, जो लोगों को पसंद नहीं आई और लोग जो थे बहुत ही दुखी हो गए, जिसके वजह से उन्होंने जो है जैकविन सरकार को गिराने का जो है उन्होंने फैसला कर लिया। जैसे इंडिया में भी आए दिन जो है रेट बढ़ता जा रहा है, तो लोग जो है ये सोचने पे विवश हो चुके हैं कि ये सरकार को हटाना जरूरी है, नहीं तो ये महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ था जैकविन सरकार के पतन के अंतर्गत। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चों को बंद कर दिया गया था। यानी जो जैकविन सरकार ने जो है चर्चों को बंद कर दिया था और उन्हें बैरकों या कार्यालयों में बदल दिया गया था। यानी कार्यालय में बदल दिया गया था चर्चों को। चर्च में अब जो है परमात्मा के नाम के जगह पर उन्होंने जो है बैरकों और जो है उन्होंने जो ऑफिस बना दिया था, जिससे पादरियों को आक्रोश फैल गया। यानी पादरी जो थे गुस्सा हो गए कि जहाँ पर वो 2 वक्त जो है ईश्वर के नाम लेते हैं, वहाँ पर जो है जैकविन सरकार ने जो है उनका ऑफिस बना दिया है और उसको जो है बैरको बना दिया है। इसलिए जो थे पादरी बहुत गुस्सा गए और उन्होंने लोगों में जो है एक तरह का आग लगा दिया कि आप लोगों की सरकार जो है गलत कर रही है, ये सरकार गलत है और इसको जो है उखाड़ फेंकना ही जरूरी है, नहीं तो ये आपका धर्म भी नष्ट कर देंगे। जब पादरी ने आक्रोश फैली जो है विचारधारा लोगों के सामने रखा, तो जो है जैकविन सरकार का जो है जड़ ही उखड़ गया। तो चर्चों का बंद कर देना और पादरी का जो आक्रोश फैलना जो जैकविन सरकार के पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जा सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपको समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या था। पहले तो थे गणतंत्र के दुश्मन, यानी सरकार जैकविन सरकार अच्छा से अच्छा करना चाहता था, लेकिन लोग जो थे उसके अच्छे सख्त रूल रेगुलेशन को नहीं मानते थे और कई लोगों को मार दिए थे, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया था। मजदूर और कीमत में अधिक से अधिक वृद्धि कर दी गई, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो गए। और तो तीसरी बात थी कि चर्चों को बंद कर देना, जिसकी वजह से पादरी जो था आक्रोश में फैल गए। तो ये साधारण वर्ड है, बहुत ही इजी है, अच्छे से आप जो एग्जाम के लिए तैयार कर लेना, ठीक है। द सेकेंड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, हाउ डिड द पेजेंट प्रोटेस्ट अगेन द फेडरल लॉर्ड or noble of the France? There is a most important question here. The first point is important. In the countryside there is a news that the landlord of the manors had to hire a criminally to destroy the ripe crops of the peasant. It is important to destroy the ripe crops of there is a peasant. And second here, beings aware of the situation, peasant is a farmer. The peasant in the farmer is a server district size it is a pitchfork, and the attack to the chariots and the cattle belong to the nobleman, and they allotted to the hoarded is grain. And third point here is important. They also is a bond down to document containing the code of the manorial dues. As a result, a large number of nobles fell from to the their hometown and the migrated to the neighborhood country. Here is the most important 3 points. First point is explain here, destroy the ripe crops of the farmer. And second here, begin fear of situation, farmer is served distracted sizes hall to the pitchfork, and the lord hoarded to the grain. That is second point. And third here is burn down to document containing record of the is a manorial dues. There's a manorial dues is most important in this time. Okay, and there is a destroyer burn, and as a result a large number of nobles fell for there is a home town and migrate to the Netherlands country.
दैट इज इम्पोर्टेंट हेयर। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो आया है दूसरा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन यही बात है कि कृषकों ने फ्रांस के सामंतों या कुलीनों का विरोध किस प्रकार किया। देखिए, कुलीन का मतलब होता है अमीर और कृषक का मतलब होता है किसान। तो किसानों ने फ्रांस के अमीरों का विरोध किस प्रकार किया, कैसे उन्होंने किया, ये क्वेश्चन है। दोस्तों, बार बार मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं होगा तो आप आंसर भी नहीं लिख पाओगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो आंसर होता है उसको रट लेते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन ही पता नहीं होता है। और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है और इसका आंसर तो मुझे मालूम ही नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका आंसर भी पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझना है। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि किसानों ने फ्रांस के जो है सामंतों या कुलीन या अमीर वर्ग का विरोध किस प्रकार किया, क्यों विरोध किया, क्या कारण था विरोध करने का। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह थी कि जागीरों के जमींदारों ने किसानों की पक्की फसलों को नष्ट करने के लिए अपराधियों के भारे पर लिया है। आपको समझ में आया पहला पॉइंट क्या कह रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह अफवाह फैला दी चारों तरफ कि जो अमीर है, जो है किसानों को जो पकी हुई फसल है उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपराधियों को भारे पर लाया है। और भारे पर लाकर क्या किया है, किसानों के जितने भी पकी हुई फसल है उसको नष्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके वजह से ग्रामीण जो थे बहुत दुखी हो गए थे, बहुत हताश हो गए थे। तो समझ रहे हो ना बात क्या यहाँ पर कहना चाहता है कि ग्रामीण में अफवाह फैला दी गई कि जागीर को जमींदारों ने किसानों की पक्की फसलों को नष्ट करने के लिए जो है अपराधियों को जो है जेल से निकाल के उनके कृषि को जो है तबाह करने के लिए लाया गया है। तो इसी वजह से जो है किसानों ने जो है अमीरों का विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये दर्शाता है कि स्थिति से डरकर कई जिलों में किसानों ने कुदाल और जो है पिचकारियों को जब्त कर लिया और जो सेट ऑफ एक्स यानी लाइटों से महल पर हमला कर दिया। यानी सभी किसान जो थे दुखी हो गए और उन्होंने क्या किया, सब ने जो है कुछ ना कुछ उठा के, कुदाल उठा के, पिचकारियाँ उठा के सब कुछ जब्त कर लिया और महल पे आक्रमण कर दिया। यानी महलों को उन्होंने महल की तरफ रुख किया और महलों को जो है तहस नहस का विचार था। जमा किए गए अनाज को भी लूट लिया, यानी जो वहाँ पर अमीर वर्गों ने इकट्ठा कर रखा था, अनाज गोदाम बना रखा था, किसानों ने उसको भी लूट लिया। समझ रहे हो ना बात कि जो किसान ने जो देते हैं वो लोग कर के रूप में फसल, तो अमीर लोग जो होते हैं उसे गोदाम में रखते हैं। तो किसानों को जब ये बात पता चला कि उनके फसलों को नष्ट कर देंगे तो सभी ने अमीरों की तरफ रुख किया, अमीर लोगों की तरफ, और उनके घर पे आक्रमण करके जो भी फसल के जो रखे हुए थे फसल, उन सभी को जो है दाने को जो है उन्होंने लूट लिया, अनाजों को जो है अच्छे से लूट लिया। तीसरी बात यह कहता है कि उन्होंने बकाया राशि के रिकॉर्ड वाले दस्तावेज को भी जला दिया। यानी जो अमीर के पास बकाया राशि होता है, आप सोचिएगा बकाया राशि क्या है। देखिए दोस्तों, जो किसान होते हैं वो कृषि करने के लिए वो जो होते हैं बड़े बड़े जमींदारों से ऋण लेते हैं और जमींदार क्या करते थे, उसके ऋण के लिए वो दस्तावेज पे हस्ताक्षर करवा लेते थे। जब ये बात उनके दिमाग में फैली कि भाई जो जमींदार है उनके पकी हुई फसल को नष्ट करने के लिए उन्होंने जो है अपराधियों को भेजा है जो फसल नष्ट कर देंगे, तो इसके लिए वो बहुत काफ़ी क्रोधित हो गए और बहुत से लोगों ने कुदाल उदाल चक के जो है महल पे जो वहाँ पर वो रहते थे जमींदार, उन पे हमला कर दिया और सारे अनाज के गोदाम को लूट लिया। और लूटने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जितने भी दस्तावेज वहाँ पर रखा हुआ था, जो जमींदारों ने रखा हुआ था उनके साइन करवा के किसानों के, उस सारे दस्तावेज को उन्होंने क्या किया, जला दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में राइस अपने गृह नगरों से भाग गए और पड़ोसी देशों में चले गए। अब देखिए इतना सारा कांड होगा तो क्या लगता है आपको कि जमींदार उनको छोड़ देगा, संभवतः ही नहीं था। इसलिए बहुत से किसान जो थे अपने देश को छोड़ के जो है पड़ोसी देशों में चले गए और वहाँ पर अपना जीवन यापन किया। तो इस प्रकार जो है कृषकों ने फ्रांस के सामंतों और कुलीनों के विरोध इस प्रकार उन्होंने दर्शाया। तो आप समझ गए होगा क्वेश्चन का अर्थ।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं था। आप तो इसको जो है कहानी की तरह याद कर सकती हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैला दिया गया कि जमींदार जो है पकी हुई फसल को नष्ट करने के लिए अपराधियों को जो है गांव में छोड़ दिया है। इसलिए वहाँ के किसान इकट्ठा होके उन्होंने ग्रुप बनाया और बड़े बड़े कुलीन वर्गों, यानी कुलीन मतलब था अमीरों के घर पे अटैक कर दिया। और अटैक करके क्या किया, सभी वहाँ पर जो अनाज रखे हुए थे पहले से, उस सभी को लूट लिया। ठीक है, और लूटने के साथ साथ वहाँ पर जितने भी दस्तावेज थे जिसमें किसानों ने साइन किया हुआ था, ऋण ले रखा था, सभी दस्तावेजों को जला दिया। अब ये घटना घट गई तो किसानों को ये लगा कि जो जमींदार उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको मारेंगे या मार भी देंगे। इसलिए ये घटना घटने के बाद बहुत से किसान जो थे अपना देश को छोड़ के वो दूसरे जो है पड़ोसी राज्यों में चले गए। थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, हाउ डिड द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy? There is an important question here. So want to repeat here. Third question, how did the France become a constitutional monarchy? The answer here, in 1791. 1791, the French Revolution, there is a National Assembly completed the draft of the Constitution. The draft of the Constitution, its main object was to limit the power of the monarch. The power is instead of the beginning concentrated in the hand of the monarch, were now to be separated and divided between to the legislatures, the executive and the judiciary. The constitution is also delegated through it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. In this way, the France become a constitution is a monarchy. You understand? There is the most important. The how did they become a constitutional monarchies? There in 1791 National Assembly complete draft of the Constitution. The complete draft of the Constitution of 1791, and there is a main object to the limit the power or monarch. The second point, their main object was to limit to the power of monarch, and the power instead to begin concentrated in the hand of monarch, and they are now separated divided between two legislatures, executive and judiciary. There is the most important. There is a constitution. In this way, the France become a constitutional monarchy. हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। आप समझ सकते हो कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। देखिए, संवैधानिक राजतंत्र बनने का मतलब होता है कि इसमें जो है सभी चीज़ें जो है विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत बनाया जाएगा, तो उसे हम संवैधानिक राजतंत्र के रूप दे सकते हैं। देखा जाए तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान के जो है प्रारूप को पूरा किया। यानी देखा जाए तो फ्रांस की जो संविधान बनाया गया 1791 ईस्वी में जो बनाया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं 1791 में जो है नेशनल असेंबली में संविधान के प्रारूप तैयार किया, रूपरेखा तैयार किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था राजा के शक्तियों को सीमित करना। क्योंकि आप जानते थे कि वहाँ फ्रांस में जो था राजा का राज होता था, लुईस 16वें का राज हुआ करता था। तो राजा का जो है शक्तियों को कम करने के लिए जो है संविधान ने एक असेंबली तैयार किया, जो कि 1791 में की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा को जो पावर दी गई है, जो शक्तियाँ दी गई है, उसको सीमित कर देना जरूरी था, नहीं तो राजा फिर से जो है मनमानी करने लग जाएगा। इसके लिए क्या किया गया कि शक्तियों को सम्राट के हाथों में केंद्रित करने के बजाय अब अलग कर दिया गया। यानी अब सम्राट के हाथों में शक्ति देने के बजाय उसको अलग कर दिया गया, और इसको जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन से भाग थे? विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो है एग्जीक्यूटिव। ये तीनों चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं हमारे भारत में ये 3 चीज़ जो है विद्यमान है, चाहे विधायक हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो। ये अमेरिका में भी पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों जो है राजा के हाथ में पहले हुआ करता था, लेकिन जब जो है संविधान तैयार किया गया फ्रांस को,
तो उसको 1791 में तो इसको जो है राजा के हाथों में ये शक्तियाँ न दे के ये शक्तियाँ जो है अलग अलग कर दी गई। विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजन कर दिया गया। संविधान ने यह भी घोषणा किया गया कि प्रत्येक नागरिक के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इस तरह फ्रांस एक सर्वैधानिक राजतंत्र बन गया। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ने साफ शब्दों में बता दिया है कि फ्रांस का सर्वैधानिक राजतंत्र कैसे बना। आपको पता होना चाहिए 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली में इसका जो है संविधान तैयार किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि राजा की शक्तियों को जो है सीमित करना था, कि राजा की जो शक्तियां थी उनको जो है अधिक न हो, मनमानी न करे। इसलिए जो है ये संविधान ने इस राजा के पास कोई शक्ति रहने नहीं दिया। जैसे भारत में भी आप देखोगे कि यहाँ के राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र के ही होते हैं, उनमें उनके पास सारी शक्तियाँ होते हुए भी वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सारा शक्तियाँ जो का उपयोग जो होता है प्रधानमंत्री करता है और इसके मंत्री परिषद द्वारा की जाती है। यानी भारत में राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र के होते हैं, लेकिन वही अमेरिका में चले जाओगे आप तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर दी जाती है और वहाँ पर जो है सारे पावर राष्ट्रपति के अंतर्गत ही निहित होती है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि यहाँ पर जो था 1791 में ये घोषणा की गई कि भाई हमने क्या करना, राजा को शक्ति नहीं देना है। राजा तो फिर जो दुराचारी बन जाएगा, जैसे जो है लुई 16 हुआ करता था, वो सबको अत्याचार करेगा, लोगों को परेशान करेगा। इसलिए जो एक असेंबली संविधान बनाया गया जिसमें राजा के हाथों में सारे शक्तियाँ निकाल के जो है इसके जो है विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभक्त कर दिया गया, जिससे राजा जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और इससे जो है एक और वचनबद्धता ली गई, यानी वचन ली गई कि इसके कर्तव्य की जो है हर एक राज्य रक्षा करेगा। और इस तरह जो है सर्वैधानिक राजतंत्र बना और काफ़ी महत्वपूर्ण बना। कहते हैं ये संविधान बहुत काफ़ी विस्तृत थी और बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद जो ये बनाई गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज द फोर्थ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम व्यू। What was the condition of the women in France before the revolution? There is a most important question for the exam view. Okay, the repeated question here, what was the condition of a woman in France before the revolution? The answer here, the first point, the role of the women in France before the revolution, where all women were classless as a passive citizens, and they did not have a voting power. There is a not voting power for the women of the before the revolution. The worked as the seamstress or laundress and is a sold flower, fruits and vegetable or worked as a domestic servant. The woman they has worked to the is a seamstress, is a laundress and the sold flower, fruits and vegetable are work as a domestic servant for the before the French Revolution. The condition of women, their wages were lower than those of men. There is an important point. The wages were lower than those of the men. Their third point. And fourth here, they looked after their children, did the cooking, fetched and water and quenches for their bread. There is only this is work only women for the France before the revolution. They looked after their children, did the cooking, fetched and water and quenches for the bread. And the next here, fifth point, most women did not have access to the education or job training. Is an important point here. The most women did not have access to the education or job training. Only daughter of the wealth parents could be studied at the convent, after which they are married off. There is a condition of women in France before the revolution. It's a very bad condition for this time. The role of the woman is the France revolution, where all there is a classless as passive citizen and only domestic servant, and there is a base where lower than to the man, and the children of there is a only all there is the cooking, fetching and water and squall to the bread. And there is the most important, there is the most is a woman did not have access to the education or job training. Okay, यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण
क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है, इसमें यही बात क्वेश्चन में बताई गई है, क्रांति से पहले फ्रांस में महिलाओं की क्या स्थिति थी। जब फ्रांस के रेवोल्यूशन हुआ उससे पहले, ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन का मतलब क्या है। फ्रांस के जो रेवोल्यूशन के बाद की बात नहीं कर रहा है, उससे पहले औरतों की क्या दशा थी, औरत को कैसा समझा जाता था समाज में। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो था क्रांति से पहले की दशा और एक था क्रांति के बाद की दशा। दोनों दशाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं औरतों की। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रांति से पहले यानी क्रांति होने से पहले जो महिलाओं की क्या स्थिति थी उनके समाज में। तो देखा जाए, पहला ही पॉइंट सब कुछ बता देता है। क्रांति से पहले फ्रांस में महिलाओं की भूमिका थी, सभी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्ग थी, यानी सिर्फ एक नागरिक थी, उनको कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ एक नागरिक थी, यानी सिटीजन थी वुमेन, सिर्फ कि मैं फ्रांस की नागरिक हूँ। उनके पास मतदान के अधिकार भी नहीं होते थे, यानी औरतों को जो है वोट देने का अधिकार भी फ्रांस में नहीं होता था। सिर्फ वो एक फ्रांस के नागरिक के रूप में ही जानी जाती थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरी पॉइंट ये कहता है, वह सेमेस्टेसियोलेंट्स के रूप में काम करती थी, जैसे फूल फल सब्जी बेचती थी, इतना ही काम था उनका। या घरेलू नौकरों के रूप में काम करती थी, यानी देखा जाए तो उनको कोई तरह के जो है राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। सिर्फ जो है फूल बेचना, फल सब्जियां बेचती थी और घर में जो है घरेलू काम करती थी, जैसे नौकर घर में काम करते रहते हैं उसी तरह जो है औरतों की हालत थी, ठीक है। तीसरी बात यही बताता है कि उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, जैसे आज भी हमारा इंडिया में भी होता है कि पुरुषों की जो है तनख्वाह अधिक होते हैं और स्त्रियों की तनख्वाह बहुत ही कम होता है। उसी तरह फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले जो है महिलाओं की जो तनख्वाह होती थी, वेज होती थी, बहुत ही कम होती थी पुरुषों की तुलना में। वो अपने बच्चों की देखरेख करते थे, खाना बनाते थे, पानी लाते थे और रोटी के लिए कतार में खड़े रहते थे, ठीक है। तो यही काम होता था, घरेलू काम करते थे, उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले औरतों का, ठीक है। वो अपने बच्चों को देखभाल करते थे, खाना बनाते थे, पानी लाते थे, रोटी के लिए कतार में खड़े रहते थे। यही सिर्फ जो था महिलाओं की उस समय स्थिति थी। अधिकांश महिलाओं की शिक्षा या नौकरी प्रशिक्षण तक भी नहीं दी जाती थी, यानी देखा जाए तो औरतों को जो है किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनको कुछ तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल धनी माता पिता की बेटियां ही कन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ सकती थी, जिसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता था। यानी थोड़ा सा एजुकेशन जो था वो सिर्फ अमीर वर्गों में था, लेकिन गरीब वर्गों में था ही नहीं बिल्कुल ही। जैसे आज भी भारत में चले जाओगे, कहीं भी क्षेत्र गांव में चले जाओगे तो वहाँ पर जो है स्त्रियों को अधिक नहीं पढ़ाया जाता है, उनको कम ही पढ़ाया जाता है। और कई स्त्री तो अनपढ़ भी होते हैं, कहते कई लड़कियां तो अनपढ़ भी, जिनको उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो बहुत ही कहते हैं यहाँ पर दुखदायक परिस्थिति आज भी इंडिया में भी है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही होता था कि जितने भी औरतें थे उनके सभी अधिकारों को नष्ट कर दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले। ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना ही वो कोई काम कर सकती थी, सिर्फ फूल बेचना, सब्जी बेचना और घरेलू नौकर की तरह वो दिन रात काम में लगी रहती थी। उनका जो अगर कहीं काम भी वो करती थी तो तनख्वाह जो होता था पुरुषों के तुलना में उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलता था। अगर मान लीजिए पुरुष को अगर 10,000 रुपया मिल रहा था तो स्त्री को जो है 6,000 8,000 से ही संतुष्ट रहना पड़ता था। तो बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता था। सिर्फ उनका कार्य इतना होता था कि अपने बच्चों को देख रेख करना, खाना बनाना, पानी लाना और रोटी लेने के लिए कतार में खड़े रहना। और यहाँ तक कि अधिकांश औरतों को तो शिक्षा दी भी नहीं जाती थी, और दी भी जाती थी तो उच्च वर्ग में दी जाती थी, यानी अमीर लोग के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था और उनको से भी कोई काम नहीं करवाया जाता था, थोड़ा सा पढ़ाया जाता था, उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। तो ये कंडीशन बहुत ही दयनीय थी। द नेक्स्ट इज द फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, व्हिच लॉ वेयर इज मेड टू द इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ फ्रेंच सोसाइटी। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which law were to make to improve the status of women in a French society? Okay, there is an answer here. In the beginning, the revolutionaries government introduced some law to improve the status of women in society. The society there is improvement of the
beginning, a government introduced a some law. There is a law here. First, schooling was made a compulsory for all girls. Schooling was made a compulsory for all girls. There is a father could not be longer force them into the marriage against their will. They, if they did so, there is a punished. There is an important point here. The father could not be longer force them into the marriage against their will. If they did so, there is punished. And the third here, the marriage was made into a contract entry into the freely and it was registered under to civil law. There is a most important law made by the improvable status of women in the French society. There is a marriage was made into the contract entered to the freely and it was the registered under civil law. And fourth year, divorce was the made legal and could be applied for by both man and woman. That is important point. Divorce was the made legal and could be applied for both man and woman. And fifth year, woman could train to the job. Women could be trained to the job and could become an artist or run smaller business. There is a most important here a changes of after the revolution. There is a most important here. यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन आया है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने दो क्वेश्चन करने हैं औरतों की स्थिति के ऊपर। पहला क्वेश्चन तो जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की दशा थी और दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से बाद की दशा है। कहते हैं अगर देखा जाए तो पहले के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर बहुत दयनीय थी, लेकिन जैसे रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पर क्रांति आई, सब कुछ महिलाओं के लिए चेंज हो गया। अब महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता दी गई, हर तरह का जो है रिस्पेक्ट समाज में उनको दिया गया। तो यही बात जो है अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि यहाँ पर जो है पांचवा क्वेश्चन के रूप में आया है कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कानून बनाए गए। लेकिन ये कब बनाया गया? जब फ्रांस के रेवोल्यूशन हो गई उसके बाद, यानी फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद महिलाओं की दशा में बहुत ही सुधार किया गया। यानी गवर्नमेंट ने हर संभव जो है कोशिश किया कि महिलाओं को जो है हर तरह से जो है उनके जो है समाज में सम्मान की स्थिति मिले। तो इसीलिए फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जो है कानून बनाए गए। तो कानून क्या बनाए गए? देखिए एग्जाम में कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में दो टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे कि फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले की औरतों की दशा क्या थी और उसके बाद की दशा क्या थी। क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा के आ जाए, इसके सिवा क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकता औरतों के ऊपर फ्रांस रेवोल्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए त्रिपाण सेंटर ने यही दो क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट किया है, पहले की और उसके बाद की स्थिति। तो पहले की स्थिति तो हमने पहले ही कर लिया था चौथे क्वेश्चन के रूप में। अब जो है उसके बाद यानी पांचवा क्वेश्चन बताता है बाद की स्थिति, जब सरकार नहीं बनी तो क्या क्या चेंजेस किया गया और क्या लॉ बनाई गई, क्या कानून बनाई गई। तो कहते हैं शुरुआत में क्रांतिकारी सरकार ने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कानून बनाए जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण थे। पहला कानून तो यही था कि सभी लड़कियों के लिए स्कूल जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, यानी सभी लड़कियां जो है स्कूल जाएगी और उसके लिए शिक्षा जो है सबके लिए एक सामान्य रहेगा, जो कि आज भी हमारे समाज में मिलता है। उनके पिता व उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी पिता जो है लड़कियों को विवाह के लिए उकसा नहीं सकते हैं जब तक लड़की की खुद इच्छा न हो। अगर कोई पिता ऐसा कार्य करता है तो उसे जो है सरकार की तरफ से सजा दी जाएगी। जैसे भारत में भी यही प्रावधान है कि 18 साल से कम लड़कियों की शादी जो है बैन है और कोई ऐसा करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सेम यही बात जो है फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद जो नई सरकार आई उसने ये रूल रेगुलेशन को अपनाया कि कोई भी पिता जो है किसी भी लड़की के इच्छा के विरुद्ध उसको विवाह के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी जो है शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें जो है सजा दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि विवाह को स्वतंत्र रूप से किए गए अनुबंध में बदल दिया गया था और इसके नागरिक कानून के तहत पंजीकृत किया गया था। देखिए इसमें यह बात आ गई साफ कि विवाह स्वतंत्र रूप प्रदान कर दी गई
और जो भी विवाह करता है उसको पंजीकृत करवाना महत्वपूर्ण हो गया। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है पंजीकृत का मतलब कि कोई विवाह होता है, कोई विवाह करवाया जाता है तो उसको सरकार को इस बात की पता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे सरकार जो है समय आने पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जा सके। तो इसलिए विवाह को स्वतंत्र रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया, पंजीकृत करवाना अनिवार्य कर दिया। ये सारी बातें हुई फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में। ठीक है, पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी औरतों की। उसके पश्चात है हमारा चौथा पॉइंट, तलाक को कानूनी बना दिया गया और इसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते थे। यानी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही आवेदन कर सकते थे जो है इसमें। अगर वही बात अगर हम देखें यहाँ पर इंडिया में मुस्लिम धर्म के लिए, तो यहाँ पर जो है लड़के जो है लड़कियों को तलाक दे सकता है। तो ये काफ़ी अलग बात बताई जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तलाक के कानून जो थे दोनों के लिए बनाए गए और दोनों के आवेदन कर सकने की प्रावधान भी किया गया। यानी कोई भी लड़की अगर अपने पति से खुश नहीं है तो उसको जो है तलाक दे सकती है वो अपनी मर्जी से। तो ये बहुत ही स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है कि अब कोई भी लड़की जो है अपने पति के चंगुल में नहीं रह सकती है। अगर वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसके साथ रह सकती है, नहीं तो वो तलाक दे के उसे छुटकारा भी पा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन यहाँ पर बनाई गई चौथा लॉ के अंतर्गत। पांचवी बात थी कि महिलाएं नौकरी के लिए प्रशिक्षण भी ले सकती थी या कलाकार भी बन सकती या छोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। पहले अगर हम देखें तो सब कोई भी प्रावधान नहीं था। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि औरतों को और पुरुषों को सामान्य वेतन दिया जाएगा। काफ़ी हद तक इस बात को जो है इम्पोर्टेंट रखी गई कि दोनों को जो है सामान्य वेतन दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि महिलाएं नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है या छोटे व्यवसाय भी चला सकती है। तो आप समझ गए होंगे उससे पहले की दशा क्या थी जो हम चौथे क्वेश्चन के रूप में किए थे, और उसके बाद की दशा क्या थी वो हम पांचवें क्वेश्चन के अंतर्गत किए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जैसे मर्जी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आपको डरना नहीं है, आपको पता होगा कि यही आंसर होगा। सिर्फ आपने ये देखना है, समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन में कि पहले की दशा पूछ रहा है कि बाद की दशा पूछ रहा है। अगर इस बात को अगर आप क्वेश्चन में समझ लिए तो आपको जो है यहाँ पर 5 मार्क्स जो होंगे पक्के हो जाएंगे। और त्रिपाठी सेंटर ने 5 ही पॉइंट को उठाया है जो कि बहुत काफी महत्वपूर्ण थे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर, अ सिक्स्थ क्वेश्चन। द सिक्स्थ क्वेश्चन हियर, राइट द मेन फीचर ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइट a main feature of the French Constitution of 1791. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. The first point here is to declare France as a constitution monarchy. Their monarchy is the most important here. It is to declare France as a constitutional monarchy. And second here is important, power of the king bear a separate and assigned to different institutions. There are legislature, executive and judiciary. The next here, the National Assembly was given to power to make a law. The National Assembly was given to the power make to the law. It is important for the as a feature of the French Constitution. The National Assembly was given to the power to make a law. And fourth point here is the most important, to qualify as an elector member of assembly. A man had to be belong to the highest bracket of taxpayer. Is important. There is a belong to the highest bracket of taxpayer. There is a qualify as elected to member of assembly. There is an important feature of French Constitution of 1791. And the fifth point is the most important. Only men above 25 of year age who paid a tax equal at least 3 days of the labor's wage were given to the status of active citizen voter. There is an important point. Only men above to 25 years of age who pay to taxes equal to at least 3 days of the labor's is a wage were given to the status of active citizen voter.
बट नॉट दिस कंडीशन ऑफ अप्लाई फॉर द वुमेन। देखिए हमारे समक्ष जो आया है 6वां क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 1791 के फ्रांसीसी संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थी। आपका यही क्वेश्चन जो था थर्ड था, जिसमें कैसे बनाई गई इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। यानी तीसरा क्वेश्चन ये बता रहा था कि फ्रांस जो है संविधान किस प्रकार से बनाया गया, और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1791 में फ्रांसीसी संविधान की मुख्य विशेषता क्या थी। जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मोनार्ची बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, उसकी विशेषता क्या है, किस विशेषता के अंतर्गत इसको बनाई गई थी। 1791 में फ्रांस के संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थी। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन कुछ हद तक इसके पॉइंट सेम ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है। समझ रहे हो ना बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है और जो 6वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों अलग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जो आंसर हैं एक जैसे रहेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे जो होंगे कंफ्यूज भी हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन वहाँ पर पूछा गया था कि कैसे बनाई गई, कैसे संविधान बनी, और यहाँ पर उसकी विशेषता है कि जो संविधान बनाई गई उसकी विशेषता क्या थी। तो मैं इसलिए जो है क्वेश्चन को साफ आपको समक्ष कर देना चाहता हूँ कि आपको कोई तरह के जो है दुविधा न रहे। कहते हैं बच्चे कंफ्यूज होके ही जो है क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन को लोग छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आंसर इसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसके बताया गया यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कि 1791 के फ्रांसीसी संविधान के प्रमुख विशेषता क्या थे। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान के प्रारूप को तैयार किया था। ये तो आपने पढ़ लिया कि 1791 में संविधान के प्रारूप तैयार किया गया था, जो कि दूसरा क्वेश्चन के अंतर्गत था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विशेषता के रूप में 1791 में बनाई गई, और इसकी क्या विशेषता थी। इसमें पहली विशेषता ये थी कि इसमें फ्रांस को एक सर्वैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया, यानी इसको जो है सर्वैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि राजा की शक्ति को अलग कर दिया गया और विभिन्न संस्थाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सौंप दिया गया। यानी राजा की शक्तियों को अलग कर दिया गया और विभिन्न संस्थाएं, विधानमंडल, कार्यपालिका और जो है न्यायपालिका को सौंप दिया गया। ये विशेषता है। नेशनल असेंबली कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। देखिए किसको दिया गया सारी शक्तियाँ, नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दी गई। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो है कांग्रेस को दी गई है शक्ति जो है कानून बनाने की, लेकिन यहाँ फ्रांस में किसको दी गई, नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब देखिए भारत में विधानपालिका को जो दिया गया है जो कानून बनाने की शक्ति, तो सब जगह अलग अलग रूपों में इसको जाना जाता है। एक निर्वाचन विधानसभा के सदस्य के रूप में हाथ प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को जो है करदाताओं को उच्चतम वर्ग से है संबंधित होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आप निर्वाचित होना चाहते हो विधानसभा के सदस्य के रूप में, तो आपको जो है एक अमीर होना पड़ेगा और उसको आपको टैक्स प्लेयर होना पड़ेगा। यानी टैक्स जो है आप हायर क्लास में बिलोंग करोगे और हाईएस्ट जो है आप टैक्स पे करोगे। जो टैक्स हाईए पे करता है उसको ही जो है निर्वाचित किया जाता है, यानी उसको ही लिया जाता है विधानसभा के सदस्य के रूप में। तो समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन नहीं आया, एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो, यानी पार्लियामेंट के अगर मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है, चाहे लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हो, विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हो, तो आप में ये गुण होना चाहिए कि आपने सरकार को जो है अच्छे जो है टैक्स पे किया हो, यानी टैक्स दिया हो। अगर टैक्स आपने अच्छे रूप में दिया है तब जो है आप निर्वाचित हो सकते हो विधानसभा सदस्य के रूप में। पांचवा पॉइंट यही दर्शाता है कि केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के मजदूरी के वेतन के बराबर कर का भुगतान किया है को सक्रिय नागरिक यानी मतदाता का दर्जा दिया गया है। यानी आप समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताया गया है कि केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को ही मतदान देने का अधिकार था, लेकिन मत देने का अधिकार यानी वोटिंग देने का अधिकार तभी होगा जिन्होंने कम से कम 3 दिनों के मजदूरी के वेतन को बराबर कर का भुगतान किया हो। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, विशेषता थी कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उन व्यक्तियों को ही
जो है वोटिंग देने का अधिकार होगा जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और पुरुष हों, स्त्रियों को नहीं दिया गया था। और एक और बात इसमें ऐड कर दी गई जो कि बहुत कहते हैं बेकार सी थी। कहते हैं जिन्हें कम से कम 3 दिनों के मजदूरी की वेतन जो है भुगतान किया गया हो कर के रूप में, यानी टैक्स जो है आपको जितना आप कमाते हो ना उसमें जो 3 दिन जो कमाई आपका बनता है वो सरकार को आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तभी जो है आप वोट देने के अधिकारी कहलाओगे। तो इस प्रकार जो है नेशनल असेंबली में जो है 97 संविधान को रूप बनाया गया। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी डिस्कस किया वो सब विशेषता हैं, चाहे इसमें फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की बात कही गई हो, चाहे राजा की शक्तियों को अलग कर दिया गया हो, विधानमंडल कार्यपालिका न्यायपालिका को सौंप दिया गया हो, या नेशनल असेंबली को कानून बनाने की शक्ति दी गई हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और एक निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होने के लिए आपको जो है एक उच्च वर्ग से संबंध रखना पड़ेगा और सरकार को जो है अच्छे खासे टैक्स देना पड़ेगा, तभी जो है आप विधानसभा के सदस्य बन सकते थे। और 5वां पॉइंट साफ बताता था कि जो वोट देने का अधिकार होता था उनको होता था जो कि 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुके पुरुष को होता था सिर्फ। और साथ में एक बात और ऐड कर दी गई थी कि आपको जो है अपनी कमाई का 3 दिन की मजदूरी सरकार को कर के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताई गई बात थी जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए और नोट करके इसको बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए। आपको कहते हैं ना सुनते सुनते ही याद हो जाता है हर चीज़, लेकिन आप सुनिएगा नहीं कॉन्सेंट्रेशन से तो कहाँ आपको याद होगा। ठीक है, एक बार सोचिएगा, लिख लीजिएगा, दोबारा सुनिएगा ही नहीं कि क्या इसमें समझाने की कोशिश किया गया है, तो आपको कहाँ से याद हो जाएगा। कहते हैं अगर मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी अगर इस वीडियो को बार बार सुनता है, बार बार पढ़ता है, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं अपना इसमें जो देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझसे आपकी दोस्ती नहीं है, अक्षरों से ही है और कहते हैं बोलने से है। मैं अपना स्टाइल करके क्या दिखाऊं? सबसे इंपॉर्टेंट है आपको शब्द, और दूसरा बात है आपको सुनना चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन में बताया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर slab trade to the carried on the during 18th and 19th century. Understand your question, most important here. Explain the triangular slab trade as carried on during to the 18th and 19th century. You understand the question? What is the question asking here? Explain the triangular slab trade carried on during the 18th century and the 19th century. The answer here: the triangular slab trade to the flourish in 18th century and 19th century. As a first point, there was a shortage of labor in the colonies in the Caribbean due to the reluctance of Europeans to go and work in distant, unfamiliar place. You understand? First point, there was a shortage of labor in the colony in a Caribbean due to the reluctance of European to be go and work in distant, unfamiliar place. And second point here, this problem was solved by the triangular slab trade between Europe, Africa, and America. And the slab trade began in a 17th century. You know that? The problem was solved by the triangular slab trade between Europe, Africa, and America. Their slab trade began in a 17th century. The next point here, important, French merchants sailed from to the port of the Bordeaux and Natanz to their African coast for their where is the boat slab from the local chieftain. Okay. And fourth point, the slab where is a boat to be Caribbean and were sold to the plantation owner. You know that? The slab where is a boat to the Caribbean and were sold to the plantation owners. The fifth point here, the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in a European market for a sugar, coffee, and indigo. You know that
द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट possible to meet the growing demand in a European market for a sugar, coffee and indigo. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या कीजिए। देखिए कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो था 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या। त्रिकोणीय मतलब 3 तरह, यानी 3 जो बात यहाँ बताई जा रही है अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका, इसको त्रिकोणीय का नाम दिया गया है। और यहाँ पर दास व्यापार होता था। दास का मतलब होता था स्लेव, स्लेव का मतलब होता था नौकर को यहाँ बेचा जाता था। समझ रहे हो बात क्या कहना मैं चाह रहा हूँ कि त्रिकोणीय यानी 3 देशों में होती थी दास व्यापार, यानी स्लेव जो थे ट्रेड होती थी स्लेव की, यानी लोगों को बेचा जाता था। तो इसकी बात है इस दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की आपने बताना है कैसे व्यापार की जाती थी। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या था ये कि 18वीं शताब्दी के दौरान किए जाने वाले त्रिकोणीय दास व्यापार की व्याख्या कीजिए। और ये होती थी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में होती थी, जहाँ पर लोगों को बेचा जाता था, यानी दास को जो है यहाँ पर व्यापार की जाती थी। तो यहाँ आंसर के रूप में आप ये लिख सकते हो कि त्रिकोणीय दास व्यापार जो है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में काफ़ी फला फूला, यानी काफ़ी एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ काफ़ी फला फूला। पहली बात तो यहाँ यही आती है कि दूर अपरिचित स्थानों पर जाने और काम करने के लिए यूरोपीय लोगों को अनुचित कारणों को जो है कैरिबियन में जो है उपनिवेश में श्रम की कमी थी। देखिए यहाँ पर इसी का सबसे बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर जो है श्रमिक की कमी थी, कैरिबियन देशों में जो था श्रमिकों की कमी थी। और इस समस्या के समाधान के लिए यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया था, जहाँ पर गुलामों का व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ। यानी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस समस्या का समाधान यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया, जहां पर गुलामों को 17वीं शताब्दी में खरीदी और बेची जाती थी। समझ रहे हो पॉइंट क्या बता रहा है ना, ये क्लियर आपको हो गया होगा। तीसरी बात ये बताती है कि फ्रांसीसी व्यापारी बोर्डो और नेटलेस के बंदरगाहों से अफ्रीका तट पर जाते थे, जहां से वे जो है स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। अब देखिए ये सोचिएगा कि सरदारों के पास दास कैसे आते थे। दास जो होते थे वो उसके माता पिता को कर्ज दे के उनके जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो क्या करते थे, बच्चों को कहते थे कि हमारे पास गुलामी करने के लिए छोड़ दो या अपने बच्चों को बेच लो। ये आप समझ सकते हो कितनी दशा बुरी थी उस समय। कितने माँ बाप ने कर्ज चुकाने के लिए अपने बच्चों तक भी बेच दिया। ठीक है, जैसे कि हमने जो है आगे आप पढ़ोगे बड़े क्लासों में कि जो है दास जो थी कैसे संतुलन थी, यानी गुलाम वंश कैसे स्थापित हुई, तो उसके बारे में आप विस्तार से बड़े क्लासों में पढ़ोगे। अगर जानने की इच्छा है तो इसके वीडियो जो है तिरपान स्टडी सेंटर पे गुलाम वंश के रूप में उपस्थित है, जहाँ पर खरीदा हुआ गुलाम जो है राजा बन गया। उसमें जो है आपके बहुत से नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बहुत से नाम है जिन्होंने जो है इस सारे चीज़ों बनाया। बहुत कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात चौथा पॉइंट ये बताता है गुलामों को कैरेबियन लाया गया और बगान और मालिकों को बेच दिया गया। यानी गुलामों को वहाँ से खरीद के लाया गया और कैरेबियन में ला के उसको जो है बगान मालिकों को बेच दिया, जहाँ पर वो नौकरी करते और अपना जीवन यापन करते। कहते हैं पांचवा पॉइंट यही बताता है कि दास श्रमिकों को शोषण के यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा कराना संभव बना दिया। यानी वो लोग क्या करते थे, खाना कम देते थे और जो है दासों से यानी स्लैब से बहुत अधिक मजदूरी की करवाया करते थे। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, जैसे चीनी हो, कॉफ़ी हो, नील की हो, इससे जो है उनको काफ़ी जो है रिलैक्सेशन मिला। तो आप समझ गए होंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में दास की क्या स्थिति थी, कैसे लोग खरीदते थे, कैसे बेचते थे और कैसे जो है उनके साथ जो है व्यवहार करते थे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर एट्थ। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ नेपोलियन
The Bonaparte. There is the most important Napoleon Bonaparte. There a short note for the most important for the exam view. There is question of the short note of Napoleon Bonaparte. The answer here in a 1804. 1804 is a Napoleon Bonaparte is a crowned to the himself as a empire of the France. There is the most important 1804 Napoleon Bonaparte is a crowned to the himself as a European of France. This crown is the most important. And the first point here, in the administrative field, he had incorporated many revolutionary principles which is made the whole system more rational and efficient. You know that in the administrative field had incorporated many revolutionary principles which made the whole system more rational and efficient. Second point is the most important here, a code of 1804. The civil, what is the civil code of the 1804? Now as there are Napoleon code. Now as the Napoleon code. Did the way all the privilege is based on birth. Establish equality before the law and secure the right to the private property. You know that there is a civil code of 1804 is now as the Napoleonic code. And did away all the privilege based on birth, establish equality before the law and secure the right to private property. And third point here, he introduced a uniform system of weight and measurement provided by the decimal system. The Bonaparte is the most important introduced here, the informal system of weight and measure to the provided by the decimal system. This is the most important revenue. And initially many believed that Napoleon as the liberate who would be bringing a freedom for the people. Initially many are believed Napoleon as a liberate who would be a bearing freedom for the people. The fifth point here, many of these reforms were exported to be resigns under to the French control, and this left a long-lasting effect on the society. You know that many of the reforms were exported to be resigned and under the French control, and this left a long-lasting effect on the society. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ होना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसने कैसे एस्टेब्लिश किया। तो ये क्वेश्चन कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से, और एग्जाम में आता है कि हु इज नेपोलियन बोनापार्ट, सिंपल सी बात पूछ लिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम तो पढ़े थे भाई कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है और ये बोल रहा है कौन था। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी क्वेश्चन में जो है सारी बात आ जाता है। कहते हैं 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहना था। समझ गए ना कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के साम्राज्य के रूप में ताज पहना था, यानी राजा बना था। कब बना था? 1804 में। किसका? किस देश का? फ्रांस के सम्राट के रूप में। तो पता लग गया नेपोलियन बोनापार्ट कौन था जो कि ताज पहना था फ्रांस के सम्राट के रूप में 1804 में। कहते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने कई क्रांतिकारी सिद्धांतों को शामिल किया। कहते हैं जब वो राजा बना तो बहुत चीज़ों के सिद्धांतों को अपने रूल रेगुलेशन क्रांति में शामिल किया, जिससे पूरी व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत और कुशल बना दिया। यानी काफ़ी हद तक उसने डेवलपमेंट किया। कहते हैं डेवलपमेंट की कमी नहीं थी, बहुत हद तक डेवलपमेंट किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही बताता है कि 1804 के उनके नागरिक संहिता यानी नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता है। यानी 1804 में जब वो ताज पहना तो इसी को उसने कोड बना लिया जो सभी नागरिकों के लिए जरूरी था। नेपोलियन कोड के रूप में जाना जाता था। कहते हैं 1804 के उनका नागरिक संहिता ने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारियों को हटा दिया गया और कानून के समक्ष समानता स्थापित की और निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। बोनापार्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को हटा दिया कि जिसका जन्म है वही उसका संपत्ति का मालिक होगा, ऐसा उसने हटा दिया।
और कानून के समक्ष समानता स्थापित किया और निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया। देखते हो आप, यही बात सब जगह ये निर्धारित होती है कि जो माता पिता के बच्चे हैं उन्हीं को संपत्ति जाएगी। तो ये बातों को उसने जो है खारिज कर दिया और कानून समक्ष सबको जो है समानता का स्थापित किया और निजी संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित किया गया। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह था कि उन्होंने जो है दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाने वाले भार और माप के एक सामान्य प्रणाली की शुरुआत की। तो कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने दशमलव प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली भार और माप की एक सामान्य प्रणाली शुरुआत की। इससे क्या होता कि सब जगह जो है वेट मेजरमेंट एक जैसा बनाया गया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नेपोलियन बोनापार्ट के जो है राजा बनने के बाद। उसके पश्चात चौथा क्वेश्चन यही बताता है कि उन्होंने जो है शुरू में कई लोग नेपोलियन को एक मुक्तिदाता के रूप में जानते थे जो लोगों के लिए स्वतंत्रता लाएगा, ये विश्वास था। कहते हैं नेपोलियन के बारे में जब राजा बना तो सभी का यही विचारधारा था कि नेपोलियन को जो है एक मुक्तिदाता के रूप में मानते थे कि ये मुक्ति दिलाएगा हमें अत्याचारों से, जो लोगों को स्वतंत्रता लाएगा। ये विचारधारा थी वहाँ के लोगों का। उन्हें कई जो है सुधार फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नियत किए गए थे और उनका समाज पर जो है दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कहते हैं नेपोलियन का समाज पर काफ़ी लंबा प्रभाव पड़ा। तो लंबा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत कुछ चेंज भी किया था। तो जर्नल सी बात है कि इसका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था और इसने कैसे जो है ताज पहना और कैसे उसने जो है समाज में सुधार करने की कोशिश की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर नाइन्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। What was the impact of French Revolution on the world? Give your point. There is a most important question here. What was the impact of the French Revolution on the world? You know that? What is the question here? What was the impact of French Revolution on the world? Any impact of the world? There is an important question here. The answer here, ideologically, the impact of French Revolution on the world was immense. First here, the idea of a liberties and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. Okay, the idea of liberties and democratic right were the most important legacy of the French Revolution. And second point here, this idea spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where a feudal system were abolished. Okay, this idea spread from the France to rest of Europe during the 19th century, and where feudal system were is abolished. The third point is the most important here. Or colonized people of Africa, Asia, and Latin America reworked the idea of freedom from the bondage into their movement to create a sovereignty as a national state. That is important here. Colonized people in Africa, Asia, and Latin America reworked the idea of freedom from a bondage into their as a movement to create a sovereignty as a national state. And fourth point here, the French Revolution led to the end of the monarchy in France. A society based on a privilege give way to a new system of governance. That is important. And the fifth here, the idea that all individuals had right and could claim equality become a part of new language of politics, but in a different countries there is interpreted and rethought. There is important here. And sixth year, Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two Indians who were very much influenced by the revolution in France. You know that the effect of the India, there Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are the two Indians who were very much influenced by the revolution in France. Who is the Raja Ram Mohan Roy? Raja Ram Mohan Roy is the ban for the Sati Pratha. That is most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया गया है क्वेश्चन 9th के रूप में
कहते हैं क्वेश्चन 9 जो है फ्रांसीसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए अगर फ्रेंच के रेवोल्यूशन हम कर रहे हैं चैप्टर, अगर हम इसका विश्व में प्रभाव नहीं करेंगे तो ये कई मानने में हमारा जो है पूरा टॉपिक अधूरा रह जाएगा और एग्जाम ड्यू से भी अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए त्रिपाठी सेंटर ने जो है फ्रांस क्रांति के विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इस क्वेश्चन को जो है इंपॉर्टेंट दिया है। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस क्रांति ने विश्व में क्या प्रभाव डाला होगा। तो ये बहुत काफी दिलचस्प बात है। देखा जाए तो वैचारिक रूप से विश्व पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव अत्यधिक था, यानी हमारा देश में अगर क्रांति हुआ तो इसका कारण था जो है फ्रांस की क्रांति ही थी। कई देशों में क्रांति हुआ तो इसका कारण था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो कई देशों को जो है ये शिक्षा दिया कि आप भी जो इस जो है कांटों से निकल सकते हो, इस जो मुसीबत से निकल सकते हो, जो दूसरे देश के लोग आके आप पे राज्य करता है उनसे छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रांस के रेवोल्यूशन ने साफ कर दिया हर एक देश के लिए। तो पहला पॉइंट के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। यानी सभी देशों में जो है स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक के अधिकारों का विचारधारा फैला दिया। किसने फैलाया? फ्रांस की क्रांति ने। यानी सबके मन में अब आज़ाद होने की इच्छाएं जागने लग गई। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि फ्रांस के रेवोल्यूशन हुआ, इस कारण से ये बातें सभी के मन में घर किया। दूसरी बात ये भी कहता है कि ये विचार 19वीं सदी के दौरान फ्रांस के शेष यूरोप में फैल गया। फ्रांस के देशों के साथ सारे यूरोप में ये बात फैल गई कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, फ्रांस जो स्वतंत्र हो सकता है तो हम क्यों नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं। यही बात इंडिया में भी ये बात आई, जहाँ समावर्ती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। कहते हैं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में जो है उपनिवेशित लोगों ने एक संप्रभुता राष्ट्र राज्य बनाने के लिए जो है बंधनों से मुक्ति के विचार को अपने जो है आंदोलन में फिर से शामिल कर लिया। यानी ये देखा जाए तो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में भी जो है फ्रांस क्रांति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और सभी ने अपने बंधनों से मुक्ति का विचार अपने आंदोलन में शामिल करना शुरू कर दिया। और इस आंदोलन ने जो है बहुत पूरे विश्व में एक रूप प्रदान कर किया गया। उसके पश्चात चौथी बात यही बताती है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ। यानी जो राजा का राज्य हुआ करता था वो सदैव के लिए अंत हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के कारण ऐसा हुआ। फ्रांस क्रांति होने से राजशाही का अंत हुआ। हमने पढ़ा भी था कि सारे जो राजा के अधिकार छीन के 3 भागों में विभक्त कर दिया गया था, जो कि हम क्वेश्चन में पढ़े हैं। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये अधूरा रहेगा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया और विशेष अधिकार पर आधारित समाज में शासन की एक नई प्रणाली का रास्ता दिया गया, जिसमें जो है आपने पढ़ा भी होगा। इसमें जो है आपका लिटरेसीज, फिर से आप एक्जीक्यूटिव्स और जो है जुडिशरी चीज़ों को जो है लाया गया, विभागों को लाया गया। ठीक है, पांचवी बात यही बताती है कि यह विचार कि सभी व्यक्तियों के पास अधिकार है और समानता का दावा करते हैं राजनीति कई भाषा का हिस्सा बन गया। लेकिन विभिन्न देशों में उनकी जो है पुण्य व्याख्या और पुण्य विचार किया गया। यानी बहुत से देशों ने को सोचने पर जो है फ्रांस क्रांति ने मजबूर कर दिया कि हम भी जो है इस दास्ता से निकल सकते हैं। जो गुलामी की जंजीर हमारे पैरों में डाली गई है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं फ्रांस के रेवोल्यूशन एक आइडल के रूप में कार्य किया हर एक देश के लिए। और उसके बाद हर देश जो है अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए अग्रसर हो गया। हर जगह आंदोलन शुरू हो गया और इसका प्रभाव भारत पे भी देखने को मिला। ये जो है आपको 6वां पॉइंट साफ कर देगा। कहते हैं टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन राय 2 भारतीय हैं जो फ्रांस की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। और राजा राम मोहन राय के बारे में आप जानते ही होंगे, जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने जो है विलियम बैटरी से कह के उनसे आग्रह करके भारत में जो है सती प्रथा को बैन करवा दिया था। तो वही राजा राम मोहन राय हैं जिनको जो है फ्रांस क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। और टिप्पू सुल्तान को भी इसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिला और उसके बाद इन्होंने भी जो है एक क्रांति के रूप में अपने विचारों को परिवर्तन किया। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस क्रांति पूरे विश्व में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसने बता दिया कि अपना देश होता है, दूसरे देश जो है इस देश पे जो है राज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वही राज कर सकते हैं और ये साफ कर दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर। व्हाट वेयर द केसेस फॉर द एम्प्टी ट्रेजर ऑफ द फ्रांस अंडर द लुइस 16 assess any 3 cases? There is the most important question for the exam view. Louis 16. What were the causes for the empty treasure of the France under to the Louis 16? Who is the Louis 16?
The Louis XVI is the most important question for here exam view. Who is the Louis XVI? The answer here in the 1774, Louis XVI of the is overwhelmed family of kings ascended the throne of the France. He found an empty treasure. The cases for it was a first long year of the war had to the dent to the financial resource of France. The condition was served when to the under Louis XVI, France helped the 13th American colonies to the gain their independence from the Britain. There is the most important year, the long year of war had read the financial resource of France. Their condition was served when to the under Louis XVI. And France helped to the 13th American colonies to the gain their independence from the Britain. And the next year, the second point, the king as a court at the immense is a place of the Versailles was the extravagant to the amount of money was required to its maintenance. There is the most important point here, the king as a court at the immense of the places of the Versailles was the extravagant and the amount of the money required for its maintenance. And third point is the most important here, a tax bearer lived only on third state. That is the most important, taxes were lived only on third state and expected the first and second state which were rich. First and second state which are very rich, but taxes were lived only on third state. Therefore, is a Britain is added to more than billion leaves to be developed that had to the already risen to the more than 2 billion leaves. There is also important here. The bar with the Britain added to the more than a billion leaves to be developed of that had to be already risen to the more than 2 billion leaves. And the last point here is a fifth, the lender who had given to the state credit. Now we get to a change of 10% interest on the existing loan. So the French government had to be spent on increasing percentage of its budget on the interest payment. There is also important here that the French government had to be spent on increasing percentage of its budget or interest payment because lender who had to give into the state credit. Now to begin to change the 10% interest on the existing loan. There is the most important question here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है 10वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लुईस सोलवे के अधीन फ्रांस का खजाना खाली होने के क्या कारण थे। कि 3 कारणों का आकलन करना है हमने यहाँ पर। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आता है कि लुईस सोलवे था कौन, और लुईस सोलवे की अगर हम बात ना करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम चैप्टर कर रहे हैं वो कहीं हद तक अधूरा रह जाएगा। इसलिए लुईस सोलवे जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कहते हैं लुईस सोलवे के अधीन फ्रांस का जो खजाना था खाली हो गया था। इसका मतलब ये कोई राजा रहा होगा, यही जनरल सी बात आ रही है हमारे समक्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो लुईस सोलवे कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप साफ लिख सकते हो कि 1774 में राजाओं के बेरवान परिवार के जो है लुईस सोलवे ने फ्रांस के सिंहासन पर चढ़ाई की और उसे एक खाली खजाना मिला, इसके कारण थे। यानी उसने चढ़ाई करके जो है अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, यानी लुईस सोलवे जो था 1774 में राजाओं के बेरवान परिवार से लुईस सोलवे ने फ्रांस पर चढ़ाई कर दी और उसे एक खाली खजाना मिला। इसे कई कारण थे। ठीक है, जनरली छोटी सी बात भी काफ़ी आंसर के लिए होता है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर जो खजाना खाली हो जाने के कारण क्या था, कहते हैं कई वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को खत्म कर दिया था और यह शर्त तब पेश की गई थी जब लुईस सोलवे के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की थी। यानी लुईस सोलवे वो था जिसने 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता हासिल कराने में मदद किया था। और वो कौन किया था? लुईस सोलवे ने। यानी कई वर्षों के युद्ध ने फ्रांस के वित्तीय संसाधन को खत्म कर दिया, क्योंकि फ्रांस ने कई सालों तक जो है युद्ध किया था और जिसके कारण जो था इसके संसाधन खत्म से हो गए थे।
और ये शर्त तब पेश की गई थी जब लुईस 16वें के तहत फ्रांस ने जो है 13 अमेरिकी उपनिवेश को ब्रिटिश से अपनी स्वतंत्रता हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद देखते हैं, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारे समक्ष आता है तो यही बात बताता है कि वर्साइल के विशाल महल में राजा का दरबार असाधारण था और इसके रखरखाव के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी। इसलिए जो है लुईस 16वें को जो है खजाना खाली हो गया था, क्योंकि वर्साइल के विशाल महल में, यानी जितना बड़ा महल है आपको पता उतनी ही मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और इसके लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, उस समय जो था डॉलर लगते हैं, रकम रखते हैं, कुछ भी कह लो, लगते तो है ना मेंटेनेंस के लिए। तो इसके कारण क्या हुआ कि सारे महल के जो है रख रखाव के कारण जो है बहुत मात्रा में जो है धन की जो है आवश्यकता पड़ती थी, जिसके वजह से क्या हुआ, खजाना फ्रांस की खाली हो गई। यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो आया है, कहते हैं केवल तीसरे स्टेट पर लगाया जाता था और पहले और दूसरे स्टेट को छूट दी जाती थी जो कि अमीर थे। अब यहाँ पर बात आप समझ सकते थे कि यहाँ पर पहले और दूसरे स्टेट जो थी अमीर वर्गों की थी, लेकिन तीसरा स्टेट में किसान होते थे, गरीब लोग हुआ करते थे, उन पे टैक्स लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि ये कहाँ की बुद्धिमत्ता थी, जो अमीर लोग थे उन पे टैक्स से उनको छूट दे दी गई थी और जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास धन दौलत नहीं था, उन पे जो है टैक्स लगा दिया गया था, जो कि बहुत एक विचित्र बात आती है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो था कर केवल तीसरे स्टेट पर लगाया गया था, यानी गरीब और किसानों पे लगाया गया था, लेकिन पहले और दूसरे स्टेट पे जो है बिल्कुल छूट दे दी गई थी, जो कि काफ़ी अमीर वर्गों का हुआ करता था। यदि बात यहाँ हम करें चौथी पॉइंट की, तो ये साफ करता है कि ब्रिटेन के साथ युद्ध ने 1 अरब से अधिक जीवन को जो है एक ऋण में जोड़ा। यानी देखा जाए ब्रिटेन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ कहते ब्रिटेन को ही ऋण नहीं चुकाना पड़ा, हर एक जीवन को चुकाना पड़ा। जो नागरिक वहाँ पर रहते थे उन सब पे जो है ऋण की जो है बोझ बन गई। कहते हैं 1 अरब से अधिक जीवन को ऋण में जोड़ा गया, लेकिन पहले से ही 2 अरब से अधिक जीवन जो थे इस पे जड़े हुए थे। कहते हैं कि अगर कोई देश अगर ऋण लेती है तो इसका मतलब है कि उस देश के हर एक नागरिक उस ऋण के जो है कर्जदार बन जाते हैं। अगर मान लीजिए भारत में भी कोई अगर सरकार ऋण लेती है तो प्रत्येक व्यक्ति जो होंगे ऋण जो है कर्जदार हो जाएंगे। ऐसा ही ब्रिटेन के साथ जो है युद्ध में जब 1 अरब से अधिक जीवन को ऋण में जोड़ दिया गया और कहते हैं पहले से ही और ऋण में डूबे हुए थे, तब जाके फ्रांस की जो है बहुत बुरी दशा हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन के साथ युद्ध ने 1 अरब से अधिक जीवन को जो है तहस नहस कर दिया, जो कि पहले से ही कहते अधिक लोग जो थे अपने जीवन को तहस नहस कर चुके थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जिन साहूकारों ने राज्य को ऋण दिया था वे अब मौजूदा ऋणों पर 10% ब्याज बढ़ाने लग गए। इसलिए फ्रांस सरकार को अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत ब्याज भुगतान खर्च करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो साहूकारों ने ऋण दिया था अब उन्होंने क्या किया, 10% ब्याज जो है बढ़ा दिया। अब जो व्यक्ति भी होंगे, कोई व्यक्ति भी होगा, नागरिक भी होगा, अगर उसने ऋण लिया होगा तो जनरल सी बात है वो जो है अपने बैंकों से या पैसे निकालेगा और ऋण को जो है चुकाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, खजाना खाली होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था कि जिन साहूकारों ने राज्य को ऋण दिया था, देखिए ये व्यक्तियों को ऋण नहीं दिए थे, ये राज्य को ऋण दिया था, यानी एक स्टेट को ऋण दिया था। लेकिन जब वो 10% ब्याज बढ़ा दिया तो राज्य के जो है पूरे कर्ज जो है वह खजाना पर पड़ा और खजाना से जो है साहूकारों को ऋण 10% एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा, जिसके कारण जो था पूरी तरह से जो था खजाना खाली हो गया। इसलिए फ्रांस सरकार को अपने बजट का बढ़ता प्रतिशत जो था ब्याज भुगतान पर खर्च करना पड़ा। इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें जो है हम 10 क्वेश्चनों को जो लिए हैं अत्यंत महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण रहेगा हर एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। दोस्तों लाइक करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसे बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और शेयर करने का फ़ायदा भी बहुत होती है। आप सोचते होगा कि दोस्तों शेयर करके क्या फ़ायदा होगा, वो भी पास हो जाएंगे। दोस्तों अगर ऐसे विचारधारा रखोगे तो शायद आप खुद ही मुसीबत में फंसोगे। मान लीजिए अगर आपने इस क्वेश्चन को याद किया अच्छे से, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाते हो, लेकिन अगर आपके आगे और पीछे वाले व्यक्ति ने अगर याद कर रखा होगा तो अगर आपको वो हिट भी देगा थोड़ा सा
तो ऑटोमेटिक जो है आपको सारे क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जितना हो सके इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और शेयर करने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आपको उसके बताना है, सिर्फ क्या करना है, आपने यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और जो है आपको इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इससे क्या होगा, जो बच्चे आपके संपर्क में होंगे उनको जो है इस वीडियो के बारे में पता लगेगा, देखेंगे, समझेंगे और एग्जाम में शायद आपके भी हेल्प हो जाएगा। तो ये बहुत ही समझ वाली बात है जो कि आपको समझना चाहिए, तभी कहते हैं जरूरी है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जरूरी है, क्योंकि तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है नोटिफिकेशन मिलना बहुत जरूरी होता है, न जाने कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम में आ भी जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।